नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। 11 स्पेशल में आज हम बात करेंगे झारखंड की एक खास उपलब्धि की। पूरे देश में 100 से कम शहरों वाली श्रेणी में झारखंड ने बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड हासिल किया है स्वच्छता की श्रेणी में। जी हां, स्वच्छता सर्वे 2020 जारी कर दिया गया है और इसमें झारखंड पहले पायदान पर है। 100 से कम शहरों वाले राज्य में झारखंड ने पहला स्थान हासिल किया है स्वच्छता सर्वे 2020 में। सर्वे में झारखंड को 2325.42 अंक मिले हैं। तो वहीं झारखंड के कुछ शहरों की बात करें तो शहरों ने भी विशेष उपलब्धि हासिल की है। जमशेदपुर ने 5133.20 अंक के साथ 13वां स्थान हासिल किया है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरी क्षेत्र में। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में झारखंड के 2 शहर राजधानी रांची और धनबाद ने राष्ट्रीय रैंकिंग में जगह बनाई है। रांची जहां 30वें पायदान पर है तो वहीं धनबाद राष्ट्रीय रैंकिंग में 33वें पायदान पर है और देश का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना है झारखंड। 100 से कम शहरों वाले राज्यों में झारखंड स्वच्छता सर्वे में अव्वल आया है। स्वच्छता रैंकिंग में झारखंड का दबदबा बरकरार। 100 नगर निकायों तक के राज्यों में झारखंड को देश का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट घोषित किया गया है। देश के 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सिटीजन फीडबैक के क्षेत्र में जमशेदपुर अव्वल है। पूर्वी क्षेत्र के 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों में मधुपुर को सिटीजन फीडबैक के लिए बेस्ट सिटी का सम्मान मिला है। देश के पूर्वी क्षेत्र के 25 से 50,000 तक की आबादी वाले शहरों की बात करें तो सिटीजन फीडबैक के लिए खूंटी को बेस्ट सिटी का सम्मान। सर्वेक्षण में देश भर से 4242 शहरों ने हिस्सा लिया था और झारखंड पिछले 3 वर्षों से शहरों के साथ साथ राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धा श्रेणी में भी टॉप रैंकिंग में शुमार रहा है। 2018 में देश का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा था झारखंड। 2019 में आंकड़ों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन तमाम खामियों को दूर करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए 2020 में एक बार फिर से झारखंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बनने में कामयाब रहा है। तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा है झारखंड। अव्वल स्थान लाया है झारखंड ने देश में 100 से कम नगर निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में। तो 2019 में झारखंड दूसरे पायदान पर रहा था, लेकिन 2020 में अपने पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए एक बार फिर पहले पायदान पर आया है। तो झारखंड के अव्वल रहने के प्रमुख कारण क्या हैं, ये भी आपको बताते हैं। बहुआयामी रणनीति का प्रयोग किया गया ताकि झारखंड 2018 के अपने प्रदर्शन को दोबारा हासिल कर सके। बहुआयामी रणनीति के प्रयोग के तहत शहरों में उपयुक्त क्षमता में वृद्धि की गई। नागरिकों को मिशन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया। डोर टू डोर कचरा उठाव सुनिश्चित किया गया। यहां तक कि शहरों में दिन और रात 2 शिफ्ट में कचरा उठाव का काम किया गया। ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन के लिए सूखा और गीला कचरा अलग अलग करने की व्यवस्था हुई। छोटे शहरों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रदेश के 39 शहरों को ODF घोषित किया गया। खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया और 2 शहर जमशेदपुर और साहिबगंज को इसमें विशेष उपलब्धि हासिल हुई। संपूर्ण मिशन अवधि में प्रदेश के शहरों में 2,17,691 व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए तो 590 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया। इस दौरान 320 मॉड्यूलर शौचालय और 308 मॉड्यूलर मूत्रालय का भी निर्माण कराया गया। सभी नगर निकायों में कचरा संग्रह करने वाले वाहनों में ट्रैकिंग प्रणाली लगाई गई। नगर निकायों में स्वच्छता ऐप के माध्यम से शिकायत निवारण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। नगर निकाय के काम का डॉक्यूमेंटेशन भी सही तरीके से हुआ। सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के साफ सफाई, परिचालन और प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया गया। वहीं शौचालयों में पानी की उपलब्धता और रखरखाव का भी ख्याल रखा गया। व्यापक रूप से जन जागरूकता और विषय आधारित स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अक्सर वरिष्ठ नागरिक स्वच्छता दूत वार्ड पार्षद के लिए कार्यशाला भी आयोजित किया जाता है। लगातार शौचालय प्रयोग और कचरा प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाता रहा।
आम नागरिकों की जागरूकता और सहभागिता सुनिश्चित करने को लेकर स्वच्छ होटल, स्वच्छ धार्मिक स्थल, स्वच्छ अस्पताल प्रतियोगिता और सर्वोत्तम शौचालय प्रतियोगिता आयोजित किया गया ताकि लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो। यहां तक कि इन सब का परिणाम ये हुआ कि जमशेदपुर को 3 सितारा सिटी प्रमाणित किया गया। तो ये बड़ी उपलब्धि है राज्य के लिए, क्योंकि पिछले साल राज्य ने जो 2018 में उपलब्धि हासिल की थी उसमें कुछ अंकों की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन एक बार फिर राज्य ने परिस्थितियों और चुनौतियों का डटकर सामना किया, नियमित तौर पर अभियान चलाया, छोटे छोटे स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए गए और लोगों की इसमें सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। और इसका परिणाम यह है कि 2020 में झारखंड अपनी श्रेणी में अव्वल आया है। इस मामले पर बातचीत करेंगे, हमारे कुछ सहयोगी जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी अजय लाल रांची से जुड़ रहे हैं, धनबाद से अभिषेक जुड़ रहे हैं और साथ ही जमशेदपुर से प्रभात जुड़ रहे हैं। तो ये तीनों शहर हैं वो इस सूची में स्थान बनाने में कामयाब रहे हैं। तो सबसे पहले राजधानी का रुख करेंगे, अपने सहयोगी अजय के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि इस विशेष उपलब्धि पर किस तरह की प्रतिक्रिया मिली है। देखिए दीपक, आप इसे एक बड़ी उपलब्धि इस मायने में कह सकते हैं कि लगातार ये दूसरा मौका है जब झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड मिला है स्वच्छता के मामले में। इससे होता यह है कि हौसला बढ़ता है। देखिए अब भी हम जो स्वच्छता अभियान पूरे देश में चल रहा है, इंदौर शहर को लगातार अवार्ड मिल रहा है, उससे अब भी हम काफी पीछे हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी कि बेस्ट परफॉर्मिंग का मतलब होता है कि जो स्वच्छता अभियान है उसमें जो आपका परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छा है। आप ये नहीं कह सकते कि आप पूरी तरह से स्वच्छ राजधानी या स्वच्छ झारखंड के रूप में आपको कैटेगराइज कर दिया गया है। यानी कि आपकी मंशा काफी हद तक ना सिर्फ सही है बल्कि आपके परफॉर्मेंस को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है और ये बेस्ट परफॉर्मिंग का अवार्ड पूरे देश में झारखंड को मिला है। एक बड़ी उपलब्धि यह भी कह सकते हैं और दूसरी बड़ी उपलब्धि इंदौर के बारे जमशेदपुर के बारे में कह सकते हैं कि वहां के लोगों ने जो फीडबैक दिए थे उस फीडबैक में सरकार को, भारत सरकार को, केंद्र को ईमानदारी दिखाई पड़ी। कहीं कोई बनावटीपन नहीं था। 3 से 10 लाख वाले आबादी में, यानी कि 3 तरह के जो सर्वे हुए थे दीपक, वो 3 तरह के सर्वे थे। हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, उसमें सबसे पहला सर्वे था कि एक ऐसा शहर जिसकी आबादी 3 लाख से 10 लाख के बीच का हो, यानी कि उसमें जमशेदपुर अव्वल आया है। उसके बाद दूसरा जो होता है कि एक ऐसी आबादी जिसकी जनसंख्या 50,000 से 1 लाख के बीच में हो, उसमें मधुपुर को बेस्ट मिला है अवार्ड। और तीसरा जो कैटेगरी था कि ऐसा शहर, ऐसी जगह जिसकी आबादी 25 से 50,000 के पास का हो, जिसमें जोगसलाई को स्थान मिला है। ये तीनों शहरों में जो सर्वे हुआ था वो सर्वे में पूरी तरह से भारत सरकार की जो रिपोर्ट है, कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कई सवाल ऐसे होते हैं जिसकी कल्पना कोई तुरंत से नहीं कर सकता। कई ऐसे सवाल होते हैं जो व्यक्ति के एक्टिविटी को देखकर पूछा जाता है कि आपके हाथ में मिठाई का डिब्बा है और आपको जल्दी से ट्रेन पकड़नी है, तो आप डिब्बा कहां फेंकेंगे? ट्रेन पकड़ना आपके ज्यादा जरूरी है या फिर अपने राज्य को, अपने शहर को स्वच्छ रखना? तो तुरंत से आप क्या जवाब देते हैं, इस पर निर्भर करता है। यानी कि इस तरह के कई सवाल होते हैं। दूसरा सवाल यह भी होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ छोटा बच्चा है, उसने मिठाई खाकर डिब्बे को शहर के बीच सड़क पर छोड़ दिया, तो आप क्या करेंगे? बच्चे को डांटेंगे या फिर मिठाई के डब्बे को जो फेंका हुआ है उसे कहीं और डस्टबिन में डाल देंगे? इस तरह के तमाम अवार्ड होते हैं, सवाल होते हैं। ऐसी छोटी-छोटी बातें जब लोगों के आचरण में शामिल हो जाती है तो ये स्वच्छता का जो पैमाना है ये और बेहतर हो जाता है। 6000 अंकों कि ये जो अजय आप बता रहे हैं, कुल 6000 अंकों में अलग अलग कैटेगरी में सवाल जवाब थे और सर्वे किया गया। टीम आकर अलग अलग क्षेत्रों की जांच करती है, तो 6000 अंक में से पहले पायदान पर स्थान बनाना झारखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। रांची की विशेष उपलब्धि पर हम बात करेंगे। फिलहाल हम अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। धनबाद ने भी अपना स्थान बनाया है, जमशेदपुर ने भी अपनी श्रेणी में
स्थान हासिल किया है। तो धनबाद का रुख करते हैं, क्योंकि धनबाद के लिए एक बड़ी चुनौती ये रहती है कि वहां का एक बड़ा तबका मजदूर वर्ग से आता है और वहां शौचालय संबंधी दिक्कतें जो पिछले कुछ सालों से देखने को आई है, उसे सरकार ने किस तरह से निपटाया और वहां के स्थानीय प्रशासनिक अमले ने किस तरह से इस चुनौती का सामना किया, जिसकी वजह से धनबाद ने भी रैंकिंग में, राष्ट्रीय रैंकिंग में 33वां स्थान हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी धनबाद जैसे शहर के लिए। तो धनबाद के अपने सहयोगी का रुख करेंगे और अभिषेक से जानेंगे कि चुनौतियों का किस तरह से सामना किया गया जो ये उपलब्धि धनबाद को मिली। जी अभिषेक। जी बिल्कुल दीपक, ये बात बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो दर्शकों को इस वक्त में जानना चाहिए वो है कि धनबाद जो है वो देश का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन वाला क्षेत्र है। बिल्कुल। और यहाँ पे हमें कहें कि ये विरासत में हमें मिली है प्रदूषण, हमें विरासत में मिली है गंदगी, और ये सारा चीज जो है कोयलरी क्षेत्र के होने के कारण है। कहीं पे भी दुनिया, आप किसी भी देश में, देश के किसी भी हिस्से में चले जाए, कहीं पे भी आपको शहर के अंदर में कुलियरी चलते हुए नहीं मिलेगा। कहीं पे भी आपको इतने बड़े बड़े वाहन, हाईवा और बड़े बड़े वाहन जो कोयला ढोते हैं वो नहीं मिलेंगे, लेकिन धनबाद में मिलता है। धनबाद शहर में 20 शहर से गुजरते हैं। तो हम तो गंदगी और पॉल्यूशन सबसे ज्यादा झेलते भी रहे। और याद कीजिए कि 2016 में जब सबसे पहली बार स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हुई थी, तो गंदगी, आप आलम देखिए कि 73 शहरों की रैंकिंग हुई थी और उसमें सबसे लास्ट से हम जो है 73वां रैंक पहुंचे थे। मतलब गंदगी का जो दाग था वो हमारे माथे पर लगा था। और इन 4 वर्षों में हमने गंदगी के दाग को ही नहीं धोया। छलांग को देख लीजिए कि पिछले वर्ष जो 2019 में हमारा रैंक 56वां था और इस बार 23 अंक सुधार करते हुए धनबाद जो है सीधे 33 अंक पर जा पहुंचा है। ठीक है, हम जो है टॉप 20 में नहीं है, लेकिन 33 अंक भी आना धनबाद के लिए एक बड़ी है चुनौती का सामना करना। जहां पे ये संसाधन के तौर पे देखिए तो 55 वार्ड वाला नगर निगम है और ये इसका जो इलाका है वो 10 लाख की आबादी से ज्यादा है। अब देखिए पूरे देश भर में जो इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया है उसमें कुल शहरों की संख्या है 4242। इसमें 47 शहर है 10 लाख से अधिक आबादी वाले, उसमें हमारा धनबाद भी आता है। इसकी आबादी तकरीबन शहरी आबादी जो है 25 लाख से ज्यादा है। अब अंदाजा करिए कि 25 लाख से ज्यादा आबादी वाली शहर होते हुए, कोयला क्षेत्र होते हुए और इतना पोल्यूशन को झेलते हुए धनबाद जो है इस वक्त में 33 रैंक लाया है, वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन हाँ, ये धनबाद को बेहतर अंक जो दिलाया है 6000 में अंकों में, हमारा जो इस वक्त में हम करीब 50% के आसपास रैंक अंक हासिल किए हैं, 3226 अंक आया है। ये सबसे ज्यादा अंक मिला है फीडबैक। बिल्कुल अभिषेक, एक महत्वपूर्ण चीज इसमें आप और भी जानना चाहेंगे। प्रशासन की ओर से जो प्रयास किए गए वो अपनी जगह है, लेकिन बिना जन भागीदारी के इतनी बड़ी छलांग लगाना संभव नहीं था। तो प्रशासनिक सहयोग और जन भागीदारी दोनों का कितना तालमेल देखने को मिला बीते 1-2 साल में? बहुत बदलाव हुआ है। मैंने बताया कि 2016 से रैंकिंग आप देखेंगे तो उत्तरोत्तर लगातार बेहतर रैंकिंग हासिल किया धनबाद ने। और सबसे अच्छी बात यह है कि जन भागीदारी बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है, स्वच्छता के प्रति लोग सचेत हुए हैं। हाँ, थोड़ी परेशानी धनबाद में अभी भी यही है कि हमारे यहाँ अभी भी सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के मामले में हम कमजोर रहे, अभी भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में हम कमजोर रहे। लेकिन सड़कों की साफ सफाई हो या यहाँ पे सौंदर्यीकरण की बात हो, वो बेहतर रहे हैं। धनबाद पहले से अब सुंदर दिखता है, कई पार्क जो है हमारे यहाँ। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा है कि धनबाद को जो मदद मिलना चाहिए बीसीसीएल से वो नहीं दे पाया। बीसीसीएल सोचिए कि करोड़ों अरबों की कमाई करता है और इतनी बड़ी संस्था है, लेकिन धनबाद में अगर सीएसआर का फंड देखे, उसके 300 करोड़ रुपए फंड पड़े हुए हैं, लेकिन वो खर्च क्या करता है? एक भी बीसीसीएल ने अपने शहर के इर्द गिर्द में देखेंगे कोई ढंग का पार्क नहीं दिया। एक पार्क उसका नेहरू पार्क वो बर्बाद हो गई। शहर में भी एक पार्क अगर है तो बिरसा मुंडा पार्क वो सरकार की पार्क है। और याद कीजिए कि धनबाद के तत्कालिक यहाँ पे डीसी हुआ करते थे अजय कुमार सिंह, उनके समय यह पार्क बनी थी और आज भी धनबाद का ये नाक है। इसके बाद बीच में जो है हमारे पास जो बेहतर पार्क बेकार बंद तालाब जो बिल्कुल बेकार बना हुआ था, वहां पे दुर्गंध फैले हुए थे और वहां पे वो खूबसूरती का आलम देखेंगे कि शहर से जब गुजरेंगे तो वो बहुत खूबसूरत बन गया है। तो ऐसी स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ, सरकार ने काफी एफर्ट्स लगाए और उसका नतीजा है कि शौचालय भी बने,
हालांकि मॉड्यूलर शौचालय की स्थिति बहुत खराब है, अच्छी स्थिति नहीं है। थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो इन आंकड़ों को देखकर। प्रशासन और आम जनभागीदारी की वजह से धनबाद ने जबरदस्त छलांग लगाई है स्वच्छता रैंकिंग में। लेकिन धनबाद और रांची की जो चुनौतियां हैं, जमशेदपुर के साथ फायदा यह था कि जमशेदपुर को दूसरी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जमशेदपुर क्योंकि एक प्लान्ड सिटी है, ऐसा न रांची है फिलहाल न धनबाद है। जमशेदपुर में ड्रेनेज व्यवस्था अच्छी है, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना जमशेदपुर को करना पड़ा और उन चुनौतियों का सामना करते हुए भी बेहतर परिणाम हासिल हुए, यह हम अपने सहयोगी प्रभात से जानेंगे। जी प्रभात। बिल्कुल दीपक, देखिए जमशेदपुर के लिए चुनौती इसलिए था कि पिछले बार भी जमशेदपुर पूरे झारखंड में अव्वल आया था और इस बार भी अव्वल आने के लिए चुनौतियों का काफ़ी सामना करना पड़ा। चाहे जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार और जुस्को के जो कैप्टन धनंजय मिश्रा ने जो जुगत लगाई थी, उसी का नतीजा है जो आज अगर हम पूरे देश में बोले तो 13वां स्थान है जमशेदपुर का। और अगर 1 लाख और 10 लाख की आबादी के बीच की बात करें तो जमशेदपुर 7वें स्थान पर है। निश्चित है, जिस तरीके से अभियान चलाया गया था शुरुआती के दिनों में जब सुरक्षा संरक्षण चल रहा था, उस समय जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के जो विशेष पदाधिकारी है कृष्ण कुमार के द्वारा अभियान चलाया गया था। हर गरीब मोहल्ले में जाकर लोगों को ऐप डाउनलोड कराया जा रहा था और सुरक्षा संरक्षण का जो ऐप है उसे डाउनलोड कराकर अपने शहर को अव्वल लाने के लिए अलग अलग तरीके के अलग अलग कंपटीशन किए जा रहे थे। गली मोहल्लों में जाकर कैसे साफ सफाई रखना है, कैसे अपने मोहल्लों को साफ सफाई करना है, कैसे कचरा को जगह पे रखना है। और इसको लेकर जो गीले कचरे का डब्बा अलग था और सूखे कचरे का डब्बा अलग है। डोर टू डोर कचरा प्रबंधन, जो घर घर जाकर कचरा उठाने की जो व्यवस्था थी, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ। और जमशेदपुर ऐसी भी प्लान्ड सिटी है, चाहे वो शहरी इलाके में बात करें तो जिसको आधा काम करती है और आधा काम जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए जमशेदपुर अगर हम कहें तो झारखंड में अव्वल आया। इसे बचा के रखना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती थी जमशेदपुर के लिए और वो बरकरार है। और अगर हम जन भागीदारी की बात करें तो जमशेदपुर के शहर के लोगों ने हमें काफ़ी सहयोग किया और जो उसमें जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे सुरक्षा के दौरान, वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गली मोहल्ले के बोले या फिर फ्लैट्स के एरिया में बोले, साफ सफाई को लेकर अगर कहीं कचरा दिखता था उसको लेकर तुरंत ऐप के माध्यम से उस कमेटी को वहां व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप करने के बाद तुरंत कमेटी के द्वारा उस कचरे को वहां से उठाया जाता था। तो कहीं ना कहीं कहें कि जमशेदपुर के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है अपने शहर को अव्वल बनाए रखने के लिए। और वही आज जो संरक्षण का जो रिजल्ट आया उसमें जमशेदपुर पूरे झारखंड में अव्वल आया है। और हम कहें कि जिसको का सहयोग और जो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया का सहयोग काफ़ी रहा है और आम भागीदारी भी काफ़ी, आम जनता का भी काफ़ी सहयोग रहा। इसीलिए आज जमशेदपुर अगर झारखंड में कहें तो अव्वल स्थान पर और पूरे देश में 13वां स्थान प्राप्त किया है। निश्चित है पिछले वर्ष से ज़्यादा इस बार अंक मिले हैं और जो पहला अंक बनाए रखने के लिए उसमें भी काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा था। तो हम कहें जमशेदपुर वैसे भी प्लांट सिटी है, जिसको आधा जो साफ सफाई होता है जिसको के द्वारा देखा जाता है, जिसको ही कचरा उठाती है, या ड्रेनेज सिस्टम की बात करें या फिर नालियों की सफाई की बात करें या रोड की सफाई की बात करें, यहाँ जमशेदपुर जुस्को के द्वारा हर दिन रोड को सफाई की जाती है। हर दिन गली मोहल्ले के जो नालियाँ हैं उसे साफ किया जाता है। हालांकि बरसात के दिनों में थोड़ी दिक्कतें होती है, लेकिन फिर भी जुस्को के द्वारा जो किया जाता है और नोटिफाइड एरिया के संयुक्त रूप से मिलकर जो कार्य किया गया, उसी के चलते आज अगर हम कहें तो झारखंड में अव्वल आया है जमशेदपुर। जमशेदपुर के साथ फायदा ये था कि बस मूलभूत जो चीजें हैं उनका ध्यान रखना है और काफी इसका लाभ भी जमशेदपुर को मिला। राजधानी का एक बार फिर रुख करते हैं। राजधानी के पास एक अलग चुनौती है और वो ये है कि यहाँ आबादी साल दर साल काफी तेजी से बढ़ रही है। बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में राजधानी का रुख करते हैं और पूरी तरह से अनप्लान्ड रूप में राजधानी का फैलाव हो रहा है। ऐसे में अजय, बहुत बड़ी चुनौती रही होगी रैंकिंग में सुधार को लेकर और जो अंक हासिल हुए हैं उसके लिए मेहनत करनी पड़ी होगी काफी। बिल्कुल दीपक, देखिए जो सर्वे हुआ था भारत सरकार का स्वच्छता अभियान को लेकर, उसमें अनप्लान या प्लान शहर की चर्चा नहीं थी। उसमें चर्चा ये थी कि आप और हम जिस शहर में रहते हैं वहां पे कचरों का जो उठाव है वो किस प्रकार से होता है। मैं आप मेरे पास जो कुछ टेक्स्ट है, जो सर्वे का जो स्वरूप था दीपक, उसमें था कि जो शहरों में डोर टू डोर जो कचरे का उठाव है वो सुनिश्चित है या नहीं, यानी कि आपके मोहल्ले में जो स्वच्छता अभियान के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो रांची नगर निगम के कर्मचारी हो, वो आपके यहाँ डोर टू डोर आता है या नहीं, हाँ या ना में जवाब देना था। उसमें सही पाया गया रांची के मामले में।
उसमें फिर ये बातें सामने आई कि क्या उसी टाइमिंग में शहर में नगर निकाय के लोग कचरा उठाने निकलते हैं जब हम और आप दफ्तर के लिए निकलते हैं, जब स्कूल से बच्चे घर लौट रहे होते हैं या फिर स्कूल जाने की तैयारी हो रही होती है या फिर नाइट शिफ्ट में भी काम होता है। तो रांची के मामले में आया कि नहीं, नाइट शिफ्ट में भी, यहाँ की रात्रि पालीन में भी रांची नगर निगम के कर्मचारी बड़े शहरों में जो आसपास के बाजार हैं वहां से कचरा उठाते हैं। उसमें फिर तीसरी बात यह थी कि क्या कचरा उठाते समय जो सूखा कचरा होता है और गीला कचरा होता है उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया, यानी कि अलग अलग वर्गीकरण किया गया है या फिर एक ही साथ कचरा वाला कचरा ले जाते हैं। उसके बाद था कि क्या आपके शहर यानी कि जिस वार्ड में आप और हम रहते हैं क्या अभी भी वहां जो शौच का जो सिस्टम है वो ओडीएफ घोषित हुआ है या नहीं। उसके बाद था कि संपूर्ण मिशन अवधि में प्रदेश के शहरों में कितने शौचालय का निर्माण कराया गया है। उसके बाद एक और था कि मिशन अवधि में जो जिस शहर में आप रहते हैं वहां पे यदि कोई आबादी, कोई व्यक्ति शहर घूमने निकला है, किसी मॉल में गया है, किसी विश्वविद्यालय में किसी काम से गया है और वहां उसे नेचर कॉल के लिए कहीं जाना पड़ता है, तो उसके लिए शौचालय की व्यवस्था है या नहीं। उसका जवाब राजधानी रांची के लोगों ने या फिर जो सर्वे की टीम आई थी उसने कहा कि तमाम जगहों पर शौचालय है और इसकी भी व्यवस्था है। और उसके बाद ये सबसे खास था कि जो शौचालय बनाए गए हैं शहर में, बाजारों के पास, किसी बड़े मॉल के पास, विश्वविद्यालय के आसपास, वहां पे पानी की व्यवस्था है या नहीं। पानी है तो उस टॉयलेट में साबुन है या नहीं। ये तमाम देखिए आसान सा नहीं होता कि किसी व्यक्ति से किसी ने पूछ लिया कि हाँ आपके शहर में गंदगी है या नहीं, किसी ने कह दिया हाँ। इतने सारे सवाल हैं कि कोई भी राज्य ये सोच ले कि वो बच कर निकल जाए और किसी सवाल को ओवरलुक कर दे, किसी सवाल को बाईपास करके निकल जाए। इतने सारे सवाल थे। लिहाजा झारखंड के जो शहर हैं झारखंड, उसमें जैसा कि मैंने कहा कि बेस्ट परफॉर्मिंग यानी कि अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं। इस अवार्ड में झारखंड अच्छा किया है और उम्मीद तो हम ये कर रहे हैं, हमको भी करनी चाहिए झारखंड के लोगों को, कि हमारे और आपके प्रयास से वो दिन भी दूर नहीं होगा जब हमें स्वच्छ शहर या स्वच्छ झारखंड का भी अवार्ड मिले, जैसे बिल्कुल कई सालों से इंदौर शहर लेता रहा है। और इसके लिए हमारी और आपकी भागीदारी जरूर निश्चित होनी चाहिए। कहीं सी थोड़ी सी लैक्सिटी बरतेंगे तो फिर हम कहीं नीचे न चलाएं। पिछले साल की बात है, पिछले साल हमारा दूसरा स्थान था, उसके पहले 2018 में बेस्ट परफॉर्मिंग का अवार्ड में अव्वल था झारखंड। बिल्कुल अव्वल की बात है और अव्वल बरकरार रहने की बात है, ये एक बड़ी चुनौती है। जमशेदपुर सहयोगी प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, आपसे ये जानना चाहेंगे, अव्वल पायदान पर बने रहना एक बड़ी चुनौती होती है क्योंकि देश में ऐसे राज्यों की और राज्यों में इस आबादी श्रेणी में मौजूद शहरों की कोई कमी नहीं है जो पहले पायदान पर आने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अब जमशेदपुर को अपने रैंकिंग में, आंकड़ों में और सुधार करना होगा। इसके लिए क्या तैयारी दिख रही है? बिल्कुल दीपक, देखिए मैं पहले भी बताया कि जमशेदपुर अव्वल आया था पिछले बार के स्वच्छता संरक्षण में पूरे झारखंड में। उसको बनाए रखना बड़ी चुनौती थी। जमशेदपुर के जो नोटिफाइड एरिया कमेटी है या जुस्को है उसके लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से मेहनत किया, जिस तरीके से गली मोहल्ले में जाकर लोगों को जागरूक किया स्वच्छता संरक्षण को लेकर, ऐप डाउनलोड कराया, मैं पहले ही बताया डाउनलोड कराया, कैसे स्वच्छता संरक्षण में भाग लेना है, कैसे अपने शहरों को, अपने शहर, अपने गली मोहल्लों को साफ सुथरा रखना है, इसको लेकर लोगों में काफ़ी जागरूकता फैलाई और लोगों ने भी सहयोग किया। तभी जाकर अगर हम कहें तो झारखंड में अव्वल आया है जमशेदपुर। और इसे बनाए रखने के लिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि अभी बरसात का मौसम है। हालांकि बरसात के मौसम में थोड़ी दिक्कतें तो होती है, लेकिन शहर में अगर हम कहें तो जमशेदपुर पूरे झारखंड में अव्वल आया। और ऐसे भी जमशेदपुर क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी और स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर शहर। हाँ, ये बात जरूर है कि शहर के अलावा जो गैर कंपनी एरिया है वहाँ थोड़ी समस्याएं रहती है, लेकिन वहाँ भी उन लोगों ने अपनी छाप छोड़ी है और उस क्षेत्रों में भी काफ़ी मेहनत किया, चाहे वो बिरसा नगर की बात करें या फिर जुगसलाई की बात करें या फिर अन्य क्षेत्र की बात करें, वहाँ भी लोगों में काफ़ी जागरूकता उम्मीद करते हैं कि लोगों की ये भागीदारी जरूर आगे भी देखने को मिलेगी क्योंकि पहले पायदान पर बना रहना कोई आसान काम नहीं है। जो जमशेदपुर अब तक अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखे हुए है, आने वाले समय में भी ये रिकॉर्ड बरकरार ही नहीं रहे बल्कि और बेहतर हो, ये हम उम्मीद करते हैं। और इसमें प्रशासनिक अमले के साथ साथ जन भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी जरूरी है। प्रभात,
फिलहाल आपसे बातचीत करने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी अजय और अभिषेक हमारे साथ बने रहेंगे, थोड़ी और बातचीत इनसे करेंगे और कुछ और सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि झारखंड के कुछ और हिस्सों को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए चुना गया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका 11 स्पेशल में। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड की विशेष उपलब्धि की। जी हां, झारखंड ने स्वच्छता सर्वे में अपना स्थान हासिल कर लिया है। जो 2018 में झारखंड ने पहला पायदान हासिल किया था, उस स्थान को एक बार फिर से हासिल किया है और पहले से बेहतर आंकड़ों के साथ हासिल किया है। झारखंड के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। प्रशासनिक सहयोग के साथ ही जन भागीदारी का कितना अच्छा तालमेल रहा, आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं और इसी का परिणाम है कि झारखंड के कई शहरों ने इस राष्ट्रीय रैंकिंग में भी अपना स्थान बनाया है। रांची की हम बात कर रहे हैं, धनबाद की बात कर रहे हैं, जमशेदपुर की बात कर रहे हैं और अब बात करेंगे देवघर की भी। हमारे सहयोगी देवघर से मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, देवघर ने भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में अपना स्थान बनाया है, कितना चुनौतीपूर्ण रहा था ये? बिल्कुल दीपक, आपको हम बता दें कि सबसे पहले हम ये बताया कि किस श्रेणी में और क्या स्थान पाया है। देवघर का मधुपुर जो नगरपालिका क्षेत्र है वो उसे मिला, नगर निकाय जो है उसे मिला है। और आपको बता दें कि जो श्रेणी बनाया गया था 50,000 से 1 लाख आबादी वाले, 1 लाख से 3 लाख ऐसे करके, तो ये श्रेणी थी। और इसमें सिटीजन फीडबैक यानी कि जनता ने इस बात को माना है कि मधुपुर की जो नगरपालिका निकाय है वहाँ साफ सफाई अच्छा हुआ, वहाँ ODF का बहुत अच्छा काम हुआ, वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट का काम बहुत ज्यादा हुआ। और आपको बता दें कि सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं, ईस्टर्न जोन में नहीं, पूरे देश में अव्वल आया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। 50,000 से 1 लाख का जो आबादी वाला श्रेणी था, उस श्रेणी में पूरे देश में पहला स्थान आया है। दीपक, आपको बताया कि मेरे साथ इस वक्त मधुपुर नगरपालिका के सिटी मैनेजर हैं और ये देवघर में भी पढ़े रहे हैं। जब देवघर को भी स्थान रहा था, सीधे हम उन्हीं से बात करेंगे कि ये स्थान पाने में क्या कुछ आप लोगों ने किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे पहले हम लोगों ने जो IHHL जो हम लोगों ने इंडिविजुअल टॉयलेट जो दिया था, उनसे पहले जनता से जाके हम लोगों ने खुद जाके पर्सनली जाके बातचीत किया और उनको ये बताया कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार आप लोग की सहभागिता जो है बहुत ज़रूरी है। और इसी का परिणाम हुआ कि हम लोगों ने इसको लेके कि जैसे पूरे मधुपुर क्षेत्र में जगह जगह शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने बैनर लगाया। जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम वो 28 और 29 जनवरी को आई थी, लेकिन नवंबर से ही हम लोगों ने इसकी तैयारी कर दी थी कि कैसे पूरे शहर में हम लोगों ने बैनर से पहले ये किया, जनता को अवेयर किया कि कैसे इस बार हम लोग को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रैंक लाए, अच्छा पार्टिसिपेशन पब्लिक का हो। ये लेके हम लोगों ने हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उनके नेतृत्व में, उनके डायरेक्शन में हम लोग ने रैली निकाला। स्कूल कॉलेज में जाके हम लोग ने क्या कहते हैं स्वच्छता को लेके जो है अवेयर किया, जिससे क्योंकि यदि हम लोग स्कूल जाते तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो अपने घर जाके अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण इस बार आने वाली है, इसमें हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम लोग को अपने घर को स्वच्छ, अपने घर पहले सबसे पहले अपने घर को स्वच्छ रखना है। पहले क्या होता था कि छोटे शहर में खास करके मधुपुर में कि कहीं भी कूड़ा है रोड के किनारे कर दिया, लेकिन इस अवेयर के कारण क्या हुआ कि सब पब्लिक खुद ही जागरूक हुई और उसके कारण जो जगह जगह हम लोग जो है ट्विन बीन डस्टबिन जो लगाया उसमें वो जाके खुद जाके दिए। इस दौरान हम लोग क्या किए कि नवंबर दिसंबर से ही जो है हम लोग ने डोर टू डोर जो है कचरा कलेक्शन के हेतु जो हम लोगों ने अपना गाड़ी निकाला, जिसमें हम लोग सूखा कचरा और गीला कचरा को अलग अलग श्रेणी में बांट के जो उसी अनुसार टिपर भी निकाला। उसके तहत ही जो है सब जनता को जागरूक किया कि कौन सा गीला कचरा है, कौन सा सूखा कचरा है, ये हम लोगों ने जनता को बताया। और ये जनता की ही पूरी तरह से सहभागिता हुई कि जिसके कारण आज हम लोग जो है सिटीजन फीडबैक में हम लोग जो है नंबर 1 जो है। लोग ये समझते हैं कि कहीं एक दिन काम किया गया या फिर सालों भर आप लोगों ने काम किया, नहीं, क्या नहीं, ये देखिए ये तो एक लंबा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये आप ये नहीं कि एक दिन जाके घर से आप कचरा उठा लिए तो वो आके आप पब्लिक आके आपको बोल देगी कि हाँ भाई मेरे यहाँ डेली ये तो आप एक घर में किया जा सकता है, लेकिन पूरे क्षेत्र में टोटल आप जान लीजिए कि टोटल 60,000 की जनसंख्या है वहाँ की और लगभग
15% के आसपास जो है वो पूरा ये जो है वोट दिया। अरे जिसके कारण हम लोग का ये जो एक क्या कहते हैं विभाग के द्वारा ही एक ऐप तैयार किया गया है, जिसमें आप जो है अपना फीडबैक दे सकते हैं। सिटीजन फीडबैक जो था उसमें आप, हाँ उसमें क्वेश्चनर नहीं था, उसमें था ग्रीवेंसेस है। एक्चुअली आपको कहीं गंदगी दिख रही है, आपने उसका फोटो किया अपलोड और वो आ गया। वो हम लोग ने एक पूरे एक टीम बनाई हुई थी अपने निकाय क्षेत्र में कि वो शिकायत जैसे आई 3 घंटे के अंदर उसको हम लोग को सॉल्व करना था। उसके लिए हम लोग ने एक QRT टीम बनाई, क्विक रिस्पॉन्स टीम, कि वो जैसे कोई शिकायत आया कि यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ पे नाला जाम हो गया, यहाँ पे ये फेंका गया, हम लोग तुरंत वहाँ पे वो टीम जाती थी और उसको 3 घंटा के अंदर ही जो है वो तुरंत साफ कर देता है। जिनके द्वारा शिकायत किया जाता था उन्हीं के द्वारा फिर जो है वही फोटो जो है अपलोड किया था सफाई का, और उनके द्वारा ही जो है फिर ओके कंफर्म किया जाता कि हाँ सफाई मेरी होगी। उसी के तहत जो है सिटीजन का जो फीडबैक रहा उसी में हम लोग ने सबसे ज्यादा वो हम लोग का SLV जो था वो 100% था कि हम लोग ने 3 घंटा के अंदर ही, क्योंकि उसमें ये था कि आप 24 घंटा के अंदर कर रहे हैं, 72 घंटा के अंदर सफाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का ये टारगेट था कि 3 घंटे के अंदर ही हमको उसको सफाई कर देना था। और हमारे जितने भी सफाई कर्मी हैं और जितने भी हमारे क्या कहते हैं निकाय के जितने भी माननीय वार्ड पार्षद है, अध्यक्षता मैडम वो अध्यक्ष मैडम है, उनके द्वारा भी लगातार पार्टिसिपेशन रहा, उन लोग का सहयोग रहा, जिसके कारण हम लोग जो है नगर निगम के बाहर से बिल्कुल मनीष हम चाहेंगे एक चीज आप कैटेगरी सिटी मैनेजर से, नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कितनी मेहनत के साथ काम किया है इसका सबूत तो लोगों ने खुद दे दिया है। ये सिटीजन चॉइस अवार्ड इन्हें मिला है मधुपुर नगर निगम को, तो ये साबित करता है कि नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तत्परता के साथ कर रहे थे। अमूमन नगर निगम में फंड की वजह से कई तरह की समस्याएं आती है, तो उन समस्याओं का सामना करने के लिए क्या उपाय किए गए या किस तरह का सहयोग मिला? उसको पास करके पार करके इस बार 10th दर्शक जाना चाहते हैं, हमारे एंकर पूछ रहे हैं कि अमूमन चूंकि नगर निकाय की जो सोर्स होता है, आय का इनकम जो सोर्स होता है वो होल्डिंग टैक्स होता है, वाटर टैक्सेस होता है, तो ये देखा गया कि पैसे की कमी हो जाती है, फंड की कमी हो जाती है। तो इसको कैसे, ये जो प्रॉब्लम उठा तो आप लोगों ने कैसे इस पर चुनौती, ये इसको कैसे टैकल किया? इसमें सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है स्वच्छ सर्वेक्षण को लेके केंद्र सरकार के द्वारा भी हम लोग को जो है सहयोग दिया जाता है। इसमें हम लोग को एक पूरा प्लान बनाया जाता है, बनाते हम लोग, वो हम लोग जो करते हैं जुलाई अगस्त के टाइम में ही बनाते हैं, और उसके तहत जो है हम लोग जो है डिमांड करते हैं सरकार से कि हम लोग को इतने इतने पैसे की जरूरत है, उसके अनुसार जो है हम लोग को जो है विभाग द्वारा जो है झारखंड सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा हम लोग को दिया जाता है। लेकिन जब कचरे के बदले में पैसा लोग देना चाहता है, ये चीज, हाँ ये सबसे बड़ी बात ये हुई कि आज से 2 साल पहले, क्योंकि तब मैं वहाँ था नहीं, लेकिन क्योंकि देवघर में रहते मुझे वहाँ के बारे में पता था कि वहाँ पे तब एक SDO सर थे NK लाल सर, उनके द्वारा डोर टू डोर का कार्य स्टार्ट किया गया था और उसमें पूरे जनता की बहुत ज़्यादा सहभागिता रही। उनके द्वारा वो आराम से हम लोग को जो है 40 रुपये जो है वहाँ पे जो मिल गया। उसी मोमेंटो को हम लोग जो है बरकरार रखे, और जनता के द्वारा बहुत बार क्या होता है कि क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बहुत बार हो गया कि जिस लेबर को मुझे लगा ये सराहनीय पहल थी, और अगर ये उपाय कारगर है तो दूसरे शहरों में भी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। मनीष, हम आपके पास फिर आएंगे, राजधानी का रुख करते हैं क्योंकि यहाँ चुनौतियां अनंत है और इन चुनौतियों का डटकर सामना किया गया, तभी परिणाम ये आया कि रांची ने राष्ट्रीय रैंकिंग में बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपना स्थान हासिल किया है। अजय, चुनौतियों की बात करते हैं क्योंकि हमने एक स्थान हासिल किया और अब आगे उससे और बेहतर करना है, तो किस तरह की चुनौतियों से हमें जूझना होगा? देखिए दीपक, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि रांची नगर निगम के पास मैन पावर की भारी कमी है, और दूसरी बात यह है कि हमारे और आपके घरों से जो कचरा उठता है राजधानी रांची नगर निगम के जो कर्मचारी के माध्यम से या फिर आउटसोर्स के माध्यम से, उस कचरे का जो जहां पर जाके उसको डंप किया जाता है, राजधानी रांची का एक झिर्री बस्ती है रिंग रोड के ठीक बगल में। आप वहां कभी जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि कूड़ों का पहाड़ सा बन गया है। पिछले 4 साल से मैंने उस पर कई बार रिपोर्टिंग भी की, कई बार रांची के मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि जल्दी ही एक ऐसी मशीन आएगी जो कि कचरे को खाद में बदल देगा और वो खाद किसानों के खेत में चले जाएंगे। ये सारी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है कान को, लेकिन जब आप जाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर तो लगेगा कि सारी बातें हवा हवाई हैं। आखिर वो कौन सी शक्ति है, कौन सा फंड है जो कि पूरे झिरी बस्ती के आसपास के जो गांव है
विश्वास करना मुश्किल होगा दीपक आपको कि आसपास के गांव में मच्छर का इतना ज्यादा आतंक हो गया है उस कूड़े के ढेर की वजह से। उस पर होता यह है कि नगर निगम के कर्मचारी उसमें आग लगा देते हैं और उससे पूरा का पूरा वातावरण 365 दिन सालों भर कहीं ना कहीं आग लगी रहती है। तो ये चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है। यदि हम बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड ले रहे हैं तो आपको यह भी देखना होगा कि हमारे घरे का जो कूड़ा है उसका निस्तारण हम कहाँ करते हैं। वो कौन सा दावा है, कौन सी बात है जो कि एक जो कूड़ा का जो पहाड़ बना हुआ है झीरी गांव के पास, झीरी बस्ती के यदि सुन रहे होंगे तो उनको अच्छा लग रहा हो कि उनकी बातें मैं कह रहा हूं। पूरा का पूरा झीरी बस्ती ऐसा लगता है यानी कि झीरी बस्ती जाने के 2 किलोमीटर पहले से आपको इतनी बदबू आने लगेगा जैसे किसी आप नरक की तरफ यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इन परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए और राजधानी को अपने रैंकिंग को और बेहतर करने के लिए इन चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा, जो हमारे सहयोगी अजय बता रहे हैं। अजय, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी के सामने सैकड़ों चुनौतियां हैं। राजधानी होने की वजह से यहां निगम क्षेत्र राजनीति का अखाड़ा भी बना रहता है, तो इन तमाम तरह की चुनौतियों का डटकर सामना करना होगा, तभी हम अपनी रैंकिंग में और सुधार ला पाएंगे। और सुधार लाने की बात करें तो धनबाद ने अपनी रैंकिंग में जबरदस्त सुधार लाया है और इसका नतीजा यह है कि पिछले बार की तुलना में 33 अंकों का सुधार लाकर 33वें पायदान पर पहुंच चुका है धनबाद। ऐसे में किस तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है यह हम अपने सहयोगी अभिषेक से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आगे जो अभी हमने सवाल पूछा अजय से, वही अभिषेक आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आगे इस रैंकिंग में और सुधार लाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाने जरूरी हैं। जी देखिए दीपक, एक बात समझ लीजिए, हमारे पास जो नजीर पेश किया है वो है देश के इस वक्त में जो स्वच्छता रैंकिंग में टॉप जो आए हैं शहर, उनको आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए। ये टॉप रैंकिंग में इस बार जो आए हैं, इंदौर पिछली बार भी टॉप में था, इस बार भी टॉप में है। सूरत आया है दूसरा स्थान पे, तीसरा नवी मुंबई, चौथा विजयवाड़ा और 5वां अहमदाबाद। इसमें से 2 शहर का उदाहरण आप ले लीजिए। अहमदाबाद पिछले 3-4 साल पहले सबसे गंदे शहरों में शुमार था, देखिए स्वच्छता के रैंक में कितने बेहतर छलांग लगाया। उसी तरह से सूरत को दे दीजिए, सूरत भी जो है वो बहुत अच्छा, बहुत साफ सुथरा शहर में गिनती नहीं होती थी, लेकिन उसने काफी अच्छा छलांग लगाया। इंदौर को देखिए तो इसका मतलब यह है कि वहां के लोगों ने यह ठान लिया कि हम अपने शहर को गंदा नहीं रहने देंगे। और यह स्वच्छता, देखिए प्रधानमंत्री ने एक बात कहा था और वो अभी भी एकदम से गांठ बांध लेनी चाहिए। स्वच्छता जो है हमें अपने जीवन में, अपनी आदतों में शुमार कर लेने की चीज है। और अभी भी देखिए हम सब जब हमारे आपके सब अगर तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि घरों में आज भी पुरुषों की तुलना में महिलाएं स्वच्छता के प्रति ज्यादा जागरूक होती हैं। अभी भी साफ सफाई के प्रति वो जितना कॉन्शियस होती है उतना पुरुष नहीं होते। हम जब बाजार में निकलते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम कोई ऐसी कचरा जहां तहां नहीं फेंके, डस्टबिन रखा हुआ है तो वहीं फेंके। या फिर पहले आप जब किसी बाजार में आप जाते थे या फिर ऑफिस कार्यालय में जाते थे, जहां तहां लोग जो है थूक फेंकते थे या फिर जहां कई तरह के जो है पीक पे फेंक देते थे। लेकिन अब जो है थोड़ी बदलाव आई है। स्वच्छता के लिए सबसे बड़ा है कि आप खुले में शौच नहीं करें। ओडीएफ के लिए सरकार ने एक मुहिम चलाया। धनबाद में कर कहें तो 50,000 के आसपास जो है 45,000 से अधिक जो है यहाँ शौचालय बने, मॉड्यूलर शौचालय बने। हालांकि उसमें गड़बड़ियां हुई, कई शौचालयों में अभी स्थिति है कि वहां पे पानी नहीं है और वो शौचालय यूज भी नहीं आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम इन सारी चीजों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और यहीं पर हमारी कमी हो जाती है। बिल्कुल, तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा, तब धनबाद की रैंकिंग में और सुधार आएगा। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम सुझावों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि धनबाद नगर निगम के अधिकारी इन सुझावों पर अमल करें और लोगों से फीडबैक लेकर स्थिति में और बेहतरी करने की क्या संभावना है इस पर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बाबा नगरी का रुख करते हैं। मधुपुर नगर निगम ने अपनी श्रेणी में सबसे पहला पायदान हासिल किया और न सिर्फ झारखंड में बल्कि देश में एक स्थान हासिल किया है मधुपुर नगर निगम ने। बाबा का आशीर्वाद है और कहा भी जाता है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो देवघर के बाबा के कृपा क्षेत्र में मौजूद मधुपुर नगर निगम ने यह उपलब्धि हासिल की है और सराहनीय बात यह है कि मधुपुर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के काम को लोगों ने सराहा है, यह एक बड़ी बात है। लेकिन निगम के अधिकारी और कर्मचारी
लोगों की सहभागिता को कितना सराह रहे हैं, उससे कितने संतुष्ट हैं और लोगों की कितनी भागीदारी की वो उम्मीद कर रहे हैं, इस पर आपसे मनीष जानना चाहेंगे। देखिए एक बार दीपक एक बार सवाल फिर से कहिएगा। देखिए दोनों आपसी तालमेल की बात है। एक बात तो साफ हो गया कि चूंकि जिस श्रेणी में मिला है मधुपुर नगर पालिका को, जिस श्रेणी में अवार्ड मिला है पूरे देश भर में, उसमें एक बात तो साफ हुई कि लोगों ने इस बात को माना है कि जो नगर निकाय का जो कामकाज है वो बहुत सराहनीय है, नंबर 1। नंबर 2 की जो तरीका है सर्वे करने का, उसमें साफ है कि कई क्वेश्चन तैयार होते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ऐप होता है और आपके घर के सामने अगर कूड़ा है तो आप फोटो खींचिए, उस पर अपलोड कीजिए और शिकायत दर्ज कीजिए। उसके बाद उस शिकायत को जितने जल्दी से जल्दी, यानी घंटा बांधा हुआ है 3 घंटा, 6 घंटा, 24 घंटा, 72 घंटा, जो भी, तो जितने जल्दी ये किया जाएगा उसमें मार्किंग उतना ही ज्यादा होगा। तो एक नंबर ये बात साफ आ गई कि 50,000 आबादी से लेकर 1 लाख की आबादी वाले मधुपुर को पूरे देश भर में इसका अर्थ साफ साफ ये निकल के आ गया कि अगर शिकायत लोग करते हैं, वो अपने आसपास साफ रहना चाहते हैं, तो जब कंप्लेन करते हैं तो उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन होता है। ये एक साबित हो गया इस पूरे सर्वेक्षण में। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि ये वन डे वर्क नहीं था, ये एक दिन की बात नहीं थी, इस पूरे साल भर ये किया था, क्योंकि इसका जो ऑब्जर्वेशन होता है अपलोड होते रहता है, हमेशा अपलोड होगा। और सबसे अच्छी बात है कि जब टीम आई थी बाहर से, जब सेंटर से जब टीम आती है तो वो भी वहां खड़ा होकर के लोगों से पूछते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये स्पष्ट है कि आप कोई तो कुल मिलाकर फांकी नहीं मार सकते हैं, आप किसी तरह से इन आंकड़ों में हेर फेर करके कोई स्थान हासिल कर ले, इस बात की कोई संभावना नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, आपका भी और आपके साथ जुड़े मेहमान का भी, और बधाई के पात्र हैं ये सभी लोग जिन्होंने पूरे साल मेहनत की और झारखंड को अपना बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड वापस दिलाया। 2018 में झारखंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट था, 2019 में आंकड़े में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन 2020 में सभी लोगों ने जन भागीदारी और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भागीदारी का एक बेहतर समन्वय स्थापित हुआ, जिसका परिणाम था कि झारखंड ने स्वच्छता सर्वे में अपना पहला पायदान फिर से हासिल किया। और अब एक महत्वपूर्ण खबर, झारखंड दल बदल को लेकर काफी बदनाम रहा है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने दल बदल मामले में जेवीएम के टिकट पर चुनाव जीतकर कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हुए विधायकों को नोटिस जारी किया है। एक बार फिर दल बदल की राजनीति पर चर्चा शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। 2019 विधानसभा चुनाव में जेवीएम के चुनाव चिन्ह पर जीतने वाले बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों विधायकों को नोटिस जारी कर 17 सितंबर तक अपना पक्ष रखने को कहा है। विधानसभा अध्यक्ष के इस निर्णय पर राज्य सरकार के वित्त मंत्री सह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इसे स्पीकर का विशेषाधिकार बताया और कहा कि इसी प्रक्रिया के तहत ये तय होगा कि किसका विलय सही है। संवैधानिक व्यवस्था है, उसी के तहत उन्होंने नोटिस दिया है। जो संवैधानिक व्यवस्था है और उनका जो कर्तव्य है, ड्यूटी उनकी है, उसी के तहत उन्हें नोटिस दिया है। दरअसल 17 फरवरी को बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए और प्रदीप बंधु कांग्रेस में, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपना पक्ष मजबूत होने का दावा कर रही है। इस बीच कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि 10वीं अनुसूची के अनुसार जेवीएम का विलय कांग्रेस में हुआ है, क्योंकि 3 में से 2 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं। स्पीकर साहब संजीदा व्यक्ति है और बहुत जल्द सभी को सुन करके निर्णय लेने का काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि न्याय जो है जितना जल्द होता है उतना अच्छा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हो। विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के बाद फिर से चर्चा छिड़ गई है कि किसके विलय को विधानसभा अध्यक्ष मान्यता देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये विधायक नोटिस पर क्या तर्क स्पीकर को देते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन अभय के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। राज्य के 7 विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और बैठक में 13 मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधान सचिव शैलेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं बैठक में क्या कुछ खास रहा। झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में राज्य के हायर एजुकेशन व्यवस्था को बेहतर करने के मकसद से राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने
कई विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में शिक्षा जगत से जुड़े 13 मुद्दों पर राज्यपाल ने सवाल किया। इसके साथ साथ राज्य के सभी विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय विभागों की वर्तमान स्थिति और उसके विकास पर चर्चा की गई। अलग अलग विषयों पर था। पहले तो क्या आवश्यकता है, जो भी ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेज है इसकी क्या आवश्यकता है। तो इसमें देखा जाता है कि ज़्यादा यहाँ झारखंड भाषा के दृष्टिकोण से काफ़ी रिच है और कल्चर के दृष्टिकोण से काफ़ी रिच है। संथाल परगना में सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति ने संथाली भाषा के विकास को लेकर कई योजनाओं की जानकारी राज्यपाल को दी। इस बैठक में चांसलर पोर्टल के माध्यम से एडमिशन की प्रक्रिया की भी पूरी जानकारी ली गई। और हमको लगता है कि जो हमारे जो ट्राइबल या तो और रीजनल जो लैंग्वेजेज हैं ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब पोस्ट सैंक्शन होगा और उसमें नियुक्ति होगी और हमारा जो रिसोर्सेस है इनरिच होगा। कुलपतियों के साथ हुई बैठक में यह भी मांग उठी कि झारखंड में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन जल्द किया जाए। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण एडमिशन, पढ़ाई और एग्जाम बाधित न हो। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन राजा के साथ अंजनी की रिपोर्ट। रांची के न्यू पुलिस लाइन में एसएसपी सुरेंद्र झा ने क्राइम मीटिंग ली। इस बैठक में रांची के सभी थाना प्रभारी, डीएसपी, एएसपी के साथ ही ग्रामीण एसपी, ट्रैफिक एसपी, सिटी एसपी भी मौजूद रहे। इस बैठक में रांची के आपराधिक मामले, लंबित मामले, थाना प्रभारियों के व्यवहार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मामलों के बाद रांची जिले के सभी थाना प्रभारी और डीएसपी सहित कई अधिकारियों के साथ रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने क्राइम मीटिंग की, जिसमें ट्रैफिक एसपी, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। क्राइम मीटिंग के दौरान एसएसपी ने सभी थानेदारों को साफ कहा कि क्राइम कंट्रोल को लेकर प्राथमिकता तय की गई है। अपराधी और नक्सल समस्याओं को चिन्हित कर थाना प्रभारी बेहतर कार्य करें। जिले में क्राइम कंट्रोल किया जाए, लॉ एंड मेंटेन किया जाए, कैसे लोगों के प्रति एक सहिष्णु और अच्छी पुलिसिंग किया जाए, कैसे अपनी सर्विस सिस्टम को बेटर बनाया जाए, और भी जो जिले में क्रियाशील अपराधी हैं या कुछ इलाके में जो नक्सल पॉकेट्स हैं वहाँ पे पुलिसिंग को कैसे इन्हांस किया जाए और कैसे टीम की तरह काम करते हुए बेस्ट से बेस्ट पुलिसिंग दिया जाए। क्राइम मीटिंग के दौरान एसएसपी रांची ने साफ कहा कि पुलिस की छवि जमीन विवाद जैसे मामलों पर ज्यादा खराब होती है, इसलिए इस तरह के मामलों से थाना प्रभारी दूर रहें। वहीं डीएसपी को भी निर्देश दिया गया है कि समय समय पर थाना प्रभारी के साथ मिलकर क्राइम कंट्रोल पर ध्यान दें। जो ओल्ड केस डिस्पोजल है उसको लेके हम लोग भी चर्चा किए हैं और प्रोसीडिंग के काफ़ी पुराने इशूज हैं उसके लिए चर्चा की गई है। ऑफकोर्स नक्सल इशूज में एक विशेष रणनीति के साथ काम करने की आवश्यकता है और उस पर ऑफकोर्स एज ए टीम की तरह हम लोग प्लान किए हैं कि हम लोग कैसे नक्सल इशूज पे भी अच्छा काम। कोविड-19 के लंबे अंतराल के बाद क्राइम मीटिंग में एसएसपी ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। देखना है कि इससे राजधानी में क्राइम कंट्रोल पर कितना असर पड़ता है। कैमरामैन कौशल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। बोकारो के चास में अमृत योजना के तहत 5 पार्क के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। चास नगर निगम क्षेत्र में 4 पार्क का निर्माण कराया गया, लेकिन 5वें पार्क का निर्माण निगम क्षेत्र में न कराकर बोकारो स्टील क्षेत्र में करा दिया गया। देखिए क्या है पूरा मामला। केंद्र सरकार के अमृत योजना के तहत चास नगर निगम को निगम क्षेत्र में 5 अमृत पार्क बनाने की स्वीकृति मिली। नगर निगम क्षेत्र में 4 पार्कों का निर्माण किया गया, लेकिन 5वें पार्क का निर्माण नगर निगम क्षेत्र में न कराकर बोकारो स्टील क्षेत्र में बिना किसी प्रशासनिक स्वीकृति के करा दिया गया। इस मामले में अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा से पूछा गया तो उन्होंने कोई तर्क संगत जवाब नहीं दिया। मेरा ये कहना है कि जहां भी नगर निगम का जो कचरा जमा था पिछले 10 साल से और वो लगभग 20 फीट गहराई तक सभी लोग देख रहे थे और उससे नदी भी प्रदूषित हो रही थी, उसको बचाने के लिए निगम के द्वारा वहां पर पार्क का निर्माण कराया। अपर नगर आयुक्त का कहना है कि वैसे स्थान पर पार्क का निर्माण किया गया जहां कचरा डंप किया जाता था। हालांकि नियमों की बात पर वो टाल मटोल करते नजर आए।
इस मामले में समाज सेवी सह पूर्व पार्षद प्रतिनिधि मनोज सिंह ने कहा कि नगर निगम द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए 56 लाख रुपए में पार्क का निर्माण निगम क्षेत्र से बाहर किया गया, वो भी बोर्ड के फैसले के बिना। 100% मनमानी से कार्य कर रहे हैं और एकदम कदापि उचित नहीं है। चास के नागरिक के मद को आप नगर निगम क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हैं। इस मामले में चास नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर अविनाश कुमार ने बताया कि बिना किसी नियम के नगर विकास से दिशा निर्देश लिए बिना ही पार्क का निर्माण निगम क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, जो पूरी तरह से गलत है। नगर निगम क्षेत्र से जो बाउंड्री से बाहर बना है ये एकदम असंवैधानिक है, क्योंकि निगम क्षेत्र गाइडलाइन करता है अमृत का, नगर विकास का, कि निगम क्षेत्र के बाउंड्री के अंदर ही बनना है। अगर नगर विकास का और भारत सरकार कोई गाइडलाइन है कि जहां आप कचरा फेंक रहे हैं बाउंड्री से बाहर वहां अमृत पार्क बनाना है, तो फिर मैं मानूंगा सराहनीय। लेकिन अगर नहीं है तो ये जांच का विषय है कि क्यों बना। जिस तरह से इस पार्क के निर्माण में नियमों की अनदेखी हुई है, ऐसे में अब नगर विकास विभाग को इस पर संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। पलामू के सेमराही गांव में ग्रामीणों ने श्रमदान कर फुलवा नाला पर बांस का पुलिया बना डाला। कई बार यहां के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचे इस नाले पर पुल बनाने की मांग के साथ, लेकिन वर्षों से उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा, लेकिन पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर नाले पर बांस का पुल बना डाला। देखिए रिपोर्ट। पलामू के सेमराही गांव में ग्रामीणों ने श्रमदान कर फुलवा नाला पर बांस का पुलिया बना डाला। कई बार यहां के ग्रामीण जनप्रतिनिधि को इस नाले पर पुल बनाने की बात कही, मगर कई वर्षों से सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर नाले पर खुद ही बांस की पुलिया बना डाली, वो भी अपने खर्चे पर। आपस में ही निर्णय लिए कि ऐसे कुछ नहीं काम चलेगा। जैसे हम लोग जा करके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं या अपने बलबूता पर पढ़ते हैं, उसी तरीक़ा से आने जाने के लिए भी हम लोग को अपने से सुविधा करना होगा। कितना खतरा बना रहता है? बहुत खतरा बना हुआ रहता है और 2 बच्चे की मौत भी हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक इस नाले से होकर लगभग 10 गांव के लोग जाते हैं और बरसात में तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नाले पर पुलिया नहीं होने के कारण जब कोई बीमार पड़ता है तो खटिया के सहारे उसे अस्पताल तक पहुंचाया जाता है, लेकिन अब श्रमदान कर पुल बनने से काफी राहत है। सर, हम लोग अपने से बांस काट के खरीद के पैसा से, जब मरने लगे बच्चा डूब के और पानी आता है तो उधर के उधरे रह जाते हैं, इधर के इधरे रह जाते हैं। बीमार पड़ते हैं तो खटिया पर उधर लेके चारपाई से लेके डगाते हैं। गाड़ियों वाला आने के लिए नहीं अथी होता है, वहाँ पर ले के कटहर तर तब हम लोग मरीज पार करते हैं हॉस्पिटल में। आप बताइए कि हम लोग कैसे रहेंगे? न गाड़ी उधर से आता है न इधर से, तो कैसे मरीज जाएगा? मरबे न करेगा। बाबा डॉक्टर अभी यहाँ नहीं आएगा, झोलटांगवा रहता है, अरे कैसे दे देता है, कैसे थोड़ा राहत कर देता है, मगर पार कैसे होगा? फिलहाल बांस की इस पुलिया बनने से ग्रामीणों की दिक्कतें थोड़ी कम हुई है, लेकिन जरूरत है एक पक्के पुल की, ताकि ग्रामीणों को हमेशा के लिए राहत मिल सके। पलामू से न्यूज़ 11 भारत के लिए संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 11 भारत पर जारी है खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ।